नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। सीतापुर में माहौली तहसील में एक दैनिक जागरण अखबार के एक पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र वाजपेयी की शनिवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद सीतापुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों में भारी गुस्सा गुस्सा है। कई पत्रकारों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया और पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ का सिलसिला अभी चल रहा है। और इन संदिग्धों में 4 लेखपाल भी हैं, जिनमें लेखपाल संघ के अध्यक्ष अनीस द्विवेदी भी शामिल हैं। पता चला है कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवारजनों ने उन पर शक जताया था और यही बताया जा रहा है कि कुछ धान की खरीद फरोख्त को और जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों का खुलासा राघवेंद्र ने वाजपेयी ने किया था और जिसके चलते उनको धमकियां मिल रही थी, ऐसा उनके परिवारजनों का कहना है। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वाकई में इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ऐसे ही लगता है कि भाई अगर आप कोई सच्चाई आप उजागर करते हैं तो वो सच्चाई लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। और जो पत्रकार इस चीज को उजागर करता है उसको दिन दहाड़े ऐसे ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कितना मुश्किल हो गया है सच्चाई पर खुलासे करना। और इस तरीके से, और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कितने ऐसे मामले हो चुके हैं जहां पर पत्रकारों के ऊपर इतना बड़ा इस तरीके से हमला किया गया, उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनीता एरोन जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं एचटी लखनऊ की। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ललित राय और अभिषेक रावत, फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सुनीता जी से शुरू करूंगी कि सुनीता जी, ये जो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला सामने आया है, आखिर ये क्या है? कि रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने कुछ सच्चाई बयान करने की कोशिश की और इस वजह से उनको गोली मारी गई है, या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है? क्या लगता है और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं जब से ये मामला सामने आया है? तो देखो नीलू, मैं कितना 22 साल एडिटर रही हूँ हिंदुस्तान टाइम्स की लखनऊ में। और मैंने अधिकतर देखा कि रिपोर्टर्स को जब भी वो कोई भी रिपोर्ट ऐसी लिखते हैं जो कि लोगों को सूट नहीं करती है किसी भी लेवल पे, तो वो अपने को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। उसका कारण ये है कि पहले कलम से जो एक स्ट्रेंथ मिलती थी, वो धीरे धीरे कम होती गई और वो अब नहीं मिलती है। इस वाले पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, तो जो मैंने भी पढ़ा है और जो मैंने सुना है, उसके हिसाब से जो रिपोर्टर थे दैनिक जागरण के, ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, जिसके बारे में कई बार कहा जाता है बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसमें उनका बहुत इंटरेस्ट था। और उन्होंने कुछ खबरें लिखी थी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी को लेकर थी। और जमीन, जो लैंड वहां खरीदी जाती है, उसमें लेखपाल जो नपाई करते हैं और उनका रोल होता है, उसके बारे में लिखा था। और उनको धमकियां भी मिली, उनके परिवार वालों को कहना है। और 4 लेखपालों को सस्पेंशन भी किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये सीरियस इशू 2 तरह से है। एक तो दिन दहाड़े एक पत्रकार का इस तरह से मर्डर हो जाता है। दूसरा सीरियस इशू ये है कि जो इशू है जिसके पीछे जो उन्होंने रिपोर्ट किया था, वो अपने आप में गांव में, अगर आप विलेजेस में, रूरल एरियाज में जाएंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप किसानों से बात करेंगे, गरीब परिवारों से बात करेंगे, तो वो हमेशा ये कहेंगे जी हमारे को बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है, वो नपाई में गड़बड़ होती है, लेखपाल पैसे लेते हैं, कोई कुछ कहता है। तो जो तहसील लेवल के जो कार्य होते हैं, जो गांव में होते हैं, उसमें काफी कई बारी धांधली होती है। तो मुझे लगता है ये 2 तरह से गवर्नमेंट को, सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि जागरण एक अच्छा अखबार, बड़ा अखबार है, उसके एक रिपोर्टर की इस तरह से मर्डर होना और दिन दहाड़े होना। ये भी कहा गया कि उसके पास कोई फोन कॉल आया था। और मुझे लगता है कि एक पीड़ित परिवार की बात को सुनना चाहिए। अगर किसी के पास कोई और भी खबर है, तो उसको देखते हुए आपको पीड़ित परिवार की पूरी बातें सुनना चाहिए। और ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 24 घंटे में
गवर्नमेंट और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक कंक्लूसिव एंड पे पहुंच जाते हैं। इतना हुँ, मुश्किल नहीं होता है इन खबरों को एक छोटे शहर में बिल्कुल। पता करना उसको। तो इस पे बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे देखिए एक जगह तो हम लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है, एक तरफ हमारे कोलीग्स अपनी जान से खेल रहे हैं। तो 2 एंड पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एक तो जो गाँव में और लोगों जिसको वो उजागर कर रहे थे अपनी खबरों से, उस इश्यू को खाली सीतापुर में नहीं और जगह भी उनको रैंडम चेकिंग करा के उसको दुरुस्त करना चाहिए। दूसरा, अब उनकी तो बेचारों की डेथ हो गई, बट व्हाटएवर कैन बी डन फॉर द फैमिली उनके लिए करना चाहिए और कल्प्रिट्स को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि पत्रकार जो राघवेंद्र वाजपेयी थे वो शनिवार को दोपहर में करीब 3 बजे लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है, उस पर वो जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वो शायद किसी तहसीलदार से मिलने जा रहे थे। हो सकता है उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया हो ये बात क्योंकि तभी ये डिटेल सामने आई है और उसी समय उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब पत्रकार की इस तरह से मौत हुई है, तो जो जितने भी नेता हैं, उनका आना-जाना उनके घर पर शुरू हो गया है। लेकिन अब इनको कैसे क्लोज़र मिलेगा फैमिली को, कैसे न्याय मिलेगा ये कितना बड़ा एक तरीके से पत्रकारिता को भी धक्का है ललित मैं अब आपके पास आऊँगी कि इस तरीके से जब रिपोर्टिंग होती है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग खासकर खोजी पत्रकारिता कितनी मुश्किल हो चुकी है और एक ऐसे समय में और लगातार बीजेपी के राज्य में तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि केसेस भी लग जाते हैं। कभी कोई यूएपीए का केस लगा दिया जाएगा या पत्रकारों को जेल में भेज दिया जाएगा। और अगर पत्रकार तब भी नहीं माना और हठीला पत्रकार है, अपने उसूलों पर डिगा हुआ है, तो फिर उसका हश्र यही होता है जो राघवेंद्र वाजपेयी का हुआ है। क्या कहेंगे जो इस पत्रकारिता की जो चुनौतियाँ हैं इस समय राघवेंद्र के केस को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, एकदम आप सही कह रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पत्रकारों के सामने चुनौती मतलब मल्टीफ़ोल्ड है, कई तरह की है। वो सच की जब बात कहते हैं, सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमैटिक उनके बहुत सारे दुश्मन जो है पैदा हो जाते हैं। शासन-प्रशासन की तरफ से भी लगता है कि जब पत्रकार और ख़ास तौर से स्थानीय स्तर का पत्रकार जब किसी प्राइमरी स्कूल सेंटर को, पीएचसी को, उसकी खामियों को दिखाता है, तहसील की समस्याओं को बताता है, उसमें करप्शन के इश्यूज़ को बताता है और जब करप्शन ख़ास तौर से ज़मीन से संबंधित जुड़े हुए जो मामले हैं, उसमें लेखपाल और कानूनगो की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो लेखपाल और कानूनगो की भूमिका चूँकि वो पैमाइश का काम करते हैं और तमाम उसमें उसी के बेस पे जो रजिस्ट्रियाँ भी होती हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत ही मतलब ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे कि लोगों का लेन-देन का ये सब सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, वो अंडर टेबल चलता रहता है, कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। रीज़न है कि जितने भी बेनिफिशियरी पार्ट हैं, वो तो आप उम्मीद नहीं कर सकती कि वो जाकर के थाने में रिपोर्ट करेंगे, जो बेनिफिट ले रहे हैं उससे। अब चूँकि क्या होता है कि लोकल स्थानीय स्तर पर पत्रकार जब को उसको जानकारी मिलती है, वो अपने न्यूज़पेपर में उसको छापता है, चाहे प्रिंट में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए, चाहे डिजिटल के ज़रिए, तो निश्चित तौर पे वो बहुत लोगों के निशाने पे आ ही जाता है। तो जहाँ तक राघवेंद्र वाजपेयी का सवाल है कि अभी तो स्थिति ये है कि कुछ लेखपालों के ऊपर शक है और उनसे पूछताछ भी की गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये कि पुख्ता तौर पर पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। पुलिस से हाल ही में इस पूरे प्रकरण में जब सवाल पूछा गया कि भाई इतने 48 घंटे से ऊपर बीत गए और आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि देखिए इसमें नेम्ड एफआईआर नहीं है और नामज़द एफआईआर होती तो निश्चित तौर पे जो हम एक्शन में ले लेते, एक्शन कर लेते। लेकिन नामज़द एफआईआर नहीं है इसलिए हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है और हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि उसमें कोई भी निर्दोष व्यक्ति भी ना फँसे। लेकिन ये बात सच है कि पत्रकारों के सामने ये चुनौती और मुश्किलात तो है कि जब वो सच की बात कह लीजिए या कोई भी चीज़ अगर आँखों के सामने घटी घटना को भी जब वो बताने की कोशिश करते हैं, तो शासन-प्रशासन को भी लगता है कि ये तो हमारे खिलाफ बात करता है। आपको याद होगा कि यूपी में ही मिर्ज़ापुर जिले में एक स्थानीय पत्रकार जब मिड डे मील में क्या हुआ कि वो उसने दिखाया कि देखिए ये पानी में नमक मिला करके मतलब दाल जो बनी थी, वो पानी वाली दाल थी और पानी वाली दाल में केवल नमक ही ज़्यादा था जो है। और एक वो ऐसी व्यवस्था थी कि जो एमडीएम की खामी को उजागर कर रहा था और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो गई। तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि इस तरीके के एक्शन से जो लोग स्वतंत्र तौर पे अपनी बात को रखते हैं और अपनी कलम के ज़रिए अपनी बात को रखते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं, तो शासन-प्रशासन की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है और वो ये नहीं चाहते कि खामियाँ जो है वो लोगों के सामने आए। और आप देखेंगे कि प्रशासनिक स्तर पे भी और शासन के भी स्तर पर जब कोई भी पत्रकार थोड़े से टेढ़े सवाल पूछ देता है,
थोड़े तीखे सवाल पूछता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को खामी ही क्यों नज़र आती है? अगर 10 चीज़ें हो रही हैं और 10 चीज़ में अगर 2 चीज़ जो है खराब हो रही है, तो फिर 8 चीज़ें आपको नज़र क्यों नहीं आती हैं? आप उस 2 चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पत्रकार तो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, जब वो अच्छी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी चीज़ भी बताता है और जब वो बुरी चीज़ है, तो बुरी चीज़ के ऊपर भी। और निश्चित तौर पे भी पत्रकारिता का पेशा भी इसी तरह का है कि वो मतलब लोगों को ये बात समझ में आए, लोगों तक ये बात पहुँचे कि देखिए आपके अधिकार हैं, आपकी कर्तव्य भी है, अधिकार भी हैं और आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको भी आप देखिए, समझिए और फैसले करिए। तो मौजूदा समय में भले ही जब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कही जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग की बात कही जाती है और जब कोई पत्रकार फ्रीडम ऑफ राइटिंग के तहत वो तीखे बोल के ज़रिए तीखी बातें लिखता है जो है तो फिर वो काफ़ी नागवार गुज़रता है। और जहाँ तक आपने कहा जो है कि बीजेपी की स्टेट में तो ये बात सच है कि अभी इस घटना के केवल महज़ 1.5 से 2 महीने पहले मुकेश चंद्राकर वाली घटना को कौन भूलेगा? कि जब छत्तीसगढ़ में घटना हुई और बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या हुई। अगर दोनों हत्याओं को देखें राघवेंद्र वाजपेयी की और मुकेश चंद्राकर की, तो मुकेश चंद्राकर की एक हत्या और उससे भी ज़्यादा वो नृशंस हत्या थी। मतलब उसको किसी भी तरीके से किसी भी किलिंग को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों का कसूर क्या था? उन लोगों का कसूर सिर्फ़ इतना था जो है कि वो व्यवस्था के अंदर जो खामियाँ हैं उसको उजागर कर रहे थे और वो कुछ बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि वो इस तरह की बात करें। अब राघवेंद्र वाजपेयी वाले केस में अभी चूँकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अभी कुछ हम लोग गेस के आधार पर ये सारी बातें कर सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति रही होगी या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन ये बात सच है कि जब कोई भी पत्रकार अपने स्तर पे, चाहे लेखनी के स्तर पे, चाहे बोली के स्तर पर, चाहे कार्टून के स्तर पर, जब कभी भी लोगों की बातों को, जन समस्याओं को और जिसमें करप्शन का भी एंगल है, जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस का भी एंगल है, उसको जब वो बाहर लाता है, तो वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकता है, उसको वो बात पसंद नहीं आती, सबको अच्छा लगता है कि वो हमारे बारे में केवल अच्छी-अच्छी बात कहे। तो निश्चित तौर पे ये घटना तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा तो है ही और लोग माँग भी कर रहे हैं कि भाई यूपी सरकार जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून कहती है कि हमारी ड्राफ्टिंग भी बनी हुई है, तो उसको क्यों नहीं विधानसभा में लाती है और क्यों नहीं बिल्कुल। कानून का एक शक्ल देती है कि कम से कम पत्रकार अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से बिना किसी डर के अपनी बात को रख सकें। लेकिन बिल्कुल। चूँकि ये बहुत दुखद घटना है और इसमें मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से उनको जो कम्पेंसेटरी जो व्यवस्था होती है वो करनी चाहिए और प्लस पुलिस जल्दी से जल्दी तहकीकात करके ये बताए कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन एक सवाल और भी है अभिषेक कि पत्रकार के साथ-साथ वो खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे एंड आई एम श्योर एक ही आरटीआई शायद उन्होंने नहीं फाइल की होगी, कई चीज़ें उन्होंने उजागर की होंगी, ऐसा मैं अज़्यूम कर रही हूँ। और अभी क्योंकि जो हालिया जो रिपोर्टिंग उनकी थी वो ज़मीन के खरीद-फरोख्त को लेकर थी, तो लेखपालों से उसका क्या संबंध था? एक्चुअली अगर थोड़ा-सा आप हमें बता सकें दर्शकों की जानकारी के लिए कि लेखपाल अगर संदिग्ध लोगों में अगर वो डिटेन किए गए हैं, तो उनसे उनका क्या रिलेशन था और क्यों किए गए? थोड़ा-सा वो अगर आप एक्सप्लेन करें तो? जी। जी नीलू, अब इस मामले में जो लेखपालों का रोल है वो इस तरीके से आ रहा है कि बताया जा रहा है राघवेंद्र ने जिस तरीके से जो रिपोर्टिंग की थी खासतौर पे जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर और धान की रिपोर्टिंग, ये 2 कारण उनके परिवारजनों ने बताए हैं। इसके अलावा जो लेखपालों का रोल है वो ये सामने आया है कि राघवेंद्र की रिपोर्टिंग के आधार पर एक-एक करके 4 लेखपालों को जो है निलंबित किया गया था। तो यही एक मुख्य वजह अभी तक जो है जाँच में सामने आई है, जिसकी वजह से जो 4 लेखपाल निलंबित हुए, उनका कहीं न कहीं कोई रंजिश राघवेंद्र के साथ शुरू हुई और ये बहुत हद तक माना जा रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है कि इसी रंजिश की वजह से लेखपालों ने मिलकर राघवेंद्र की हत्या की साजिश को रचा और फिर उसको अंजाम दिलवाया। जो घटना हुई है शनिवार को, उसमें भी ये बताया परिवार वालों ने कि राघवेंद्र को कोई फ़ोन आया था, फ़ोन पे उनकी किसी से बात हुई जिसके बाद वो अपने टू व्हीलर पे, बाइक पे जो है घर से निकले थे और रास्ते में ही रेलवे क्रॉसिंग के पास उनको 4 गोलियाँ मारी गई हैं। पोस्टमार्टम में उनके जो शरीर से 4 गोलियाँ निकली हैं और अभी तमाम जो फ्रेटर्निटी है जर्नलिस्ट की, खास तौर पे लखनऊ में और सीतापुर में, वो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, वो ये भी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं और ये पुरजोर तरीके से कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो उनका एक मॉडल है, वो पूरे देश में जो है अलग-अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है।
लेकिन जब बात पत्रकारों की सुरक्षा की आती है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्रकारों की दिन दहाड़े और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है। आप देखें कि कोई एक व्यक्ति अगर वो आरटीआई के माध्यम से या फिर अपनी पत्रकारिता के आधार पर अगर वो सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उसको उजागर कर रहा है और जो रिश्वतखोरी है अगर वो उसका उजागर कर रहा है जो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के उसकी हत्या कर दी जा रही है। तो कहीं न कहीं इसमें सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते कि लेखपाल या फिर और जो इसमें लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं की भूमिका होगी। कहीं न कहीं इशारा जो है सफ़ेद पोशों की तरफ भी जाता है क्योंकि ये नेक्सस काफ़ी बड़ा-चढ़ा होता है। एक छोटे लेवल से सामने से दिख रहा होता है कि शायद बहुत छोटा-सा ये नेक्सस होगा, लेकिन उसकी जड़ें काफ़ी ऊपर तक होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करप्शन है, करप्शन कहीं न कहीं बरगद के पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं और उसी करप्शन को शायद उजागर करने के लिए जब राघवेंद्र की तरफ से जो रिपोर्टिंग हुई या फिर जो आरटीआई उन्होंने लगाई है, तो वो उनकी हत्या का कारण बनी है। अब ये चुनौती कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन के लिए भी है कि वो किस तरीके से इस केस को कितना जल्दी, क्योंकि आप देखेंगे तो आज ये तीसरा दिन है वारदात का और अभी तक कोई भी आरोपी इसमें जो है अरेस्ट नहीं हुआ है। 4 जो लेखपाल हैं, उनको भी शक के आधार पर क्वेश्चनिंग की गई है और अभी पुलिस इसमें कंक्रीट तरीके से कुछ भी नहीं कह पा रही है कि आखिर हत्या का रीज़न क्या होगा। सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कर रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालने की बात कर रही है या इसी तरीके से वो अपने जो अभी जाँच का दायरा है आगे बढ़ा रही हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरीके से अगर पत्रकारों की हत्या होती रहेगी तो जो एक सिस्टम है उसके अंदर जो खामियां है उसको उजागर कैसे किया जाएगा, क्योंकि आम जनता के पास आप जाएंगे अगर लेखपाल जो एक पद होता है वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को डील करते हैं, रजिस्ट्री हो गई या फिर उसकी पैमाइश हो गई, इन सब तरीके से, और ये मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार के आरोप काफी ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो इसमें पीड़ित पक्ष हम कहेंगे यानी जो व्यक्ति इसमें कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहे होते हैं, वो इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन से जुड़ा हुआ वो मुद्दा होता है और अगर उनके मन में डर भी होता है कि अगर वो सीधे तौर पे आवाज़ उठाएँगे, तो कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए वो अपनी शिकायत या तो आप कहेंगे कि पत्रकारों के माध्यम से या किसी कोई और चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, ताकि ऊपर सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन जो सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का एक माध्यम है, अगर उसी को हत्या करके बीच रास्ते से हटा दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि आम जनता के लिए भी नुकसानदायक है और फिर पत्रकारिता जो हमारे देश में चौथा स्तंभ है, उसकी सुरक्षा को कैसे आप जो है प्रोवाइड करेंगे और कैसे एंश्योर करेंगे कि जो पत्रकार हैं, वो निर्भीकता से पत्रकारिता को अंजाम दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पुलिस जाँच करने की बात कह रही है, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा कि कौन लोग इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं और पुलिस जो है अपनी कहानी में क्या इस हत्या का कारण बताती है। बिल्कुल। लेकिन सुनीता जी अब आपके पास आती हूँ और कि सबसे बड़ा टेक अवे अब क्या है? एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है ही। पत्रकार कितना स्वतंत्रता से बोल सकता है, लिख सकता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके हिसाब से राघवेंद्र वाजपेयी का जो ये हत्याकांड है, ये योगी के लिए कितना बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करना? देखिए पहले जब चीफ मिनिस्टर्स कटिंग्स मंगाया करते थे हमें याद है और ये होता था कि हर अखबार की क्लिपिंग्स को सुबह देखा करते थे और उसमें पहले तो बहुत क्रिटिकल खबरें भी बहुत ज़्यादा छपती थी और उसको वो एक इन्फॉर्मेशन की तरह लेते थे, वो क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लेते थे और उसी समय उन पे ऑर्डर्स हुआ करते थे। तो हमें याद है कि जब मैं भी रिपोर्टिंग करती थी तो अधिकतर लोग कहते अरे लिख मत दीजिएगा, सेम ऑफिस से एक्शन हो जाएगा, लोगों में एक डर था। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी खबर लिखी जाती है किसी भी विभाग की, उसको वो एक पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं, चाहे मंत्री हों या मुख्य ये कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर नहीं होती हैं, ये एक सिस्टम के खिलाफ खबर होती हैं, जहाँ पे उनको ही एक मदद मिलती है कि इसको इम्प्रूव करें। तो डेफ़िनेटली क्योंकि दिन में 3 बजे होना, इससे ये भी पता चलता है कि कितने डेविल थे वो लोग कि दिन में 3 बजे उन्होंने फ़ोन करके और फिर उन्होंने करा। बट अच्छा होगा अगर
लोकल टीम जो इन्वेस्टिगेट करी है, क्या वो बायस हो सकता है उसका? क्या लखनऊ से जाके इमीडिएटली कोई हाई प्रोफाइल टीम को, देखिए 2-3 अगर केसेस को सॉल्व कर दिया जाए प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, और उस पे कार्रवाई हो जाए, तो मेरे को पक्का पता है कि फिर इतना इस तरह से और केसेस सुनने को नहीं मिलेंगे। जब डिले होती है तो ये एक डाउट सा क्रिएट होता है कि क्या जो एविडेंसेस हैं उनके साथ उनको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, उनको रिमूव किया बुलडोजर जा रहा है। चलाना होता है, जब जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाना होता है, तब तो किसी भी तरीके का डिले नजर नहीं आता है उस चीज तो में। अभी मुझे लगता है कि जब आपने जो बात करी उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशंस कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। जी, तो बिल्कुल। अगर अब इतना टाइम हो गया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 2 एंगल पे इन्वेस्टिगेशंस करें। एक तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करें और वाजपेयी की फैमिली को जस्टिस दिलाएँ इमीडिएटली, एंड ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए, और उसके लिए अगर उनको बाहर से कुछ ऑफिसर्स को भेजने की ज़रूरत है तो उनको भेजना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्लिसिटी की वजह से केस को वीक ना कर दिया जाए। लोकल लेवल में आपस में सब मिल सकते हैं। दूसरा, उनको ये जो इशू है प्रोक्योरमेंट वाला इशू, जो लार्जर इशू है, जो जिसकी वजह से वाजपेयी जी की जान गई है, और खरीद फरोख्त जमीनों का जो खरीद फरोख्त लेखपाल और या लोकल लेवल पे कानूनगो और जो भी होते हैं, तहसील लेवल पे जो होते हैं, और वहाँ पे वकील जो होते हैं, वकील भी थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम को वो देखें। बुलडोज़र बहुत चल गया है, अब उनकी ज़रूरत है कि लोगों को जिसकी जो चीज़ है उनको मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। तो लेट्स होप कि सीएम ऐसा करेंगे, और जागरण एंड हमारे जो और बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर जनरेट कर पाएंगे। बट जनरली मैंने देखा है कि पत्रकारों के केसेस पे कोई बहुत ज़्यादा बातचीत तो बहुत होती है, पॉलिटिकल लोग जाते भी बहुत हैं, बट बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हमने कभी देखा नहीं है, और बाद में तो वो धीरे धीरे फिर जहाँ मसला सबसाइड हुआ फिर वो लोग भूल भी जाते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। बस अंत में ललित और अभिषेक से एक कमेंट लेकर फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। क्या कहेंगे ललित इस पूरे केस पर अब? जी। जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए कि जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया है, कि मतलब रेलवे की क्रॉसिंग है, बाइक से गिराया जाता है और गिराने के बाद जो है ताबड़तोड़ गोली मारी जाती है। मतलब आप इसको खाली देखिए, इसे आप अज्यूम भी कर सकती हैं कि निश्चित तौर पे एनिमिटी जो है वो इसमें एनिमिटी का एंगल हो सकता है। फर्ज़ करिए कि किसी पत्रकार ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट किया और उसको नागवार गुज़रा और उसने उसको मार दिया। दूसरी चीज़ है कि बाइक से गिरा देना और गिराने के बाद जो बेरहमी से फिर गोलियों से जो है, भई एक गोली 2 गोली इनफ होती है, किसी को अगर मारना ही है। लेकिन मल्टीपल गोली अगर लगती है तो इसका मतलब है कि उसमें रंजिश किस लेवल का रहा होगा, ये तो है ही है। दूसरी चीज़ है कि पत्रकार तो किसी के प्रिय होते नहीं हैं, वो चाहे शासन प्रशासन किसी का भी हो। और जैसा कि आपने कहा जो है कि जैसे मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है बुलडोज़र एक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ है कि सरकारों को उस मानसिकता को बुलडोज़ करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह के बिहेवियर के बारे में सोचते हैं। अब स्थिति ये है कि स्थानीय स्तर का पत्रकार अगर किसी अधिकारी के खिलाफ अगर वो रिपोर्ट करता है, तो उसके बाद वो कोशिश करना शुरू कर देता है कि ये पत्रकार किस तरीके से कहीं उससे कोई बेनिफिट उसको मिला था या नहीं मिला था। तो कहने का अर्थ है कि वो भी ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, आज पत्रकारों की जमात ऐसी हो गई है कि वो भी तो हमसे पैसे लेते हैं, तमाम सारी बातें करते हैं, जबकि वो मतलब मिसगाइडेड बात होती है। हम लोगों ने इतने अपने करियर में जो देखा है कि मैंने तो कम से कम अपनी आँखों से ना सुना है, ना देखा है और वो चीज़ पाई नहीं है। लेकिन अभी यही बात है कि कोई भी शासन प्रशासन जो है वो पत्रकारों को अपना मन पसंदीदा एक सिस्टम इकोसिस्टम मानता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि पत्रकार बिरादरी का मतलब है कि मेरे खिलाफ ही वो बोलेगा। और आज स्थिति ये हो गई कि अगर वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल पर्सन का नहीं है, तब तो वो कुछ एक्शन हो। लेकिन अगर कोई हमारी निहित स्वार्थ है, तो निश्चित तौर पे जानिए जो कि फिर एक्शन वो डिरेल ही होता है। वो दिखावे के लिए कर दिया जाता है कि कुछ गिरफ्तारियाँ कर ली गई, कुछ मुकदमे चलेंगे, कुछ सालों तक चलेगा और लोग भूल जाएँगे और फिर शायद कोई और एक घटना का हम इंतज़ार करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये है कि जो पत्रकार फ्रेटर्निटी है उसको तो निश्चित तौर पे आगे आना ही होगा और एकजुटता के साथ ये बताना पड़ेगा कि भाई दिस इज एनफ और अब आगे बढ़ने की जरूरत है और कम से कम पत्रकारों को सिक्योर एक एनवायरनमेंट किया जाए।
अंत में अभिषेक आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे इस पूरे केस पर और कितनी जल्दी आपको लगता है कि इसकी गुत्थी जो उस मर्डर केस की है वो सुलझ सकती है? और अभी तक जैसा लोगों को हिरासत में तो लिया गया है लेकिन पिन पॉइंटेडली अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कितना टाइम इसमें लग सकता है? देखिए नीलू, जांच अभी जारी है और गिरफ्तारी में कितना समय लगेगा ये तो जो पुलिस विभाग है वही जानता है। बाकी सीतापुर की दूरी लखनऊ से बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे में लखनऊ से, जैसा सुनीता मैम ने भी कहा, कि विशेष टीम का गठन करके इसमें जो अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको उतारना चाहिए। यूपी एसटीएफ खुद में बहुत सक्षम है। जो उनके एडीजी हैं अमिताभ यश, वो काफी काबिल ऑफिसर हैं, वो काफी नाम भी उनका है। तो मुझे लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में गंभीरता पूर्वक जो है दखल देना चाहिए। ना केवल इस हत्याकांड का क्या कारण रहा और कौन इसके पीछे है उनको पकड़ना चाहिए और उनको सजा तक पहुंचाना चाहिए, बल्कि ये एक कड़ा संदेश भी देना चाहिए कि आगे से कोई इस तरीके की हिम्मत ना जुटा पाए कि अगर कोई पत्रकार किसी कमी को उजागर करता है तो उस पत्रकार पर कोई हमला हो या फिर उसकी जान ली जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो पत्रकार है वो समाज का आईना दिखाने का काम का आईने की तरह होता है। अच्छा या बुरा वो रिपोर्टिंग नहीं होती है, अच्छा या बुरा कोई कर्म होता है, उसी को एक पत्रकार जो अपने रिपोर्ट के अनुसार जनता के सामने रखता है। लेकिन जो सामने वाला पक्ष है, जो उससे प्रभावित हो रहा होता है, वो उसको अपने पर्सनली ले जाता है और उसको अच्छा या बुरा में वो जो है नापता है। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं न कहीं देखना चाहिए, अब चुनाव भी 2027 में है और आज भी इस घटना के बाद आप देखेंगे तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस पे सिरे से जो है सवाल उठाए हैं। चाहे वो अभी आज से जो है संसद सत्र भी चालू हुआ है तो कई सांसदों ने भी इस हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये काम उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का है कि वो किस तरीके से जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां रखते हैं और क्या गारंटी वो दे सकते हैं जिसका अमल होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से ये वारदातें होती रहीं तो बड़ा मुश्किल है कि कोई जो है निर्भय होकर पत्रकारिता कर पाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं उठाऊंगा कि होता क्या है, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले जो साथ छोड़ने वाले लोग होते हैं वो कहीं न कहीं वो संस्था होती है जिसके लिए जो पत्रकार है वो काम कर रहा होता है। वो इतना फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं और इसी का फ़ायदा फिर पुलिस भी और प्रशासन भी उठाता है, क्योंकि जब वो ये देखता है कि जो पीड़ित परिवार है वो इस समय अकेला रह गया है और उसका जो संगठन था, उसका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में नहीं है, तो फिर वो इस पूरी गुत्थी को अपने मनचाही कहानी के अनुसार आगे मोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो संगठन, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनको मजबूती के साथ इस पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। तो चलिए देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसमें इस केस में अनफ़ोल्ड होती हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जब अपने फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ ऐसा हो तो दिल दहल भी जाता है और लगता है कि कितना मुश्किल होगा ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारिता करना। लेकिन पत्रकार का एक काम होता है सवाल करना और सवाल करने के लिए ही उस पत्रकार को मार भी दिया जाता है। ये जीता-जागता एग्ज़ाम्पल आपके साथ है, एक नहीं कितने एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से आप रोज़ अक्सर सुनने में आता है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीता जी, ललित, अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।